आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, कोविड का चर्चा था, अब कोविड के वैक्सीन का चर्चा सारी दुनिया में गर्म है। हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां कोविड की वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ हैं। चुनांचे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने दो कंपनीज़ के वैक्सीन्स को जो है अप्रूव किया है, और उनके जो जो रिसर्च है, उनका जो डेवलपमेंट वर्क है, उसकी जो है काफ़ी तारीफ़ की है। अब देखना ये है कि ये आम पब्लिक को कब तक मैसर होगा, और इतने कम अरसे में वैक्सीन का तैयार कर पाना कैसे ये मुमकिन हो पाया। ये सारी तफसीलात आज हम गुफ्तगू में लाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरसी बिलोरिया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट व इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट। डॉक्टर साहबा, आपका पीवीएन पर खैर मकदम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। जी, पिछली दफ़ा हमने आपसे सैनिटाइजेशन पर गुफ्तगू की थी, जी और कोविड के वैक्सीन के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी गुफ्तगू की थी। जी। ज़रा सरसरी तौर पर आप कोविड की टेस्टिंग के बारे में एक बार फिर बता दीजिए। वैक्सीन टेस्टिंग के बारे में जी पूछ रहे हाँ। हैं आप? जी हाँ, वैक्सीन टेस्टिंग। वैक्सीन टेस्टिंग, जो कोई भी वैक्सीन का जो स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, ये सबसे पहले होता है जब भी कोई बीमारी, नई बीमारी जब आती है, तो उसका देखा जाता है कि वो किस वजह से पहले वो बीमारी हो रही है। वो बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, उसका पहले डिटेक्शन होता है। उसके बाद से जो है उसका जीनोम का पता चलता है, मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल का हम देखते हैं कि कैसा है। उसके ठीक। बाद जो है उसकी पूरी रिसर्च होने के बाद से हम उसका वैक्सीन जब बनाने के लिए तैयार करते हैं, तो वो 3 फेजेस के थ्रू से, एक्चुअली 4 फेजेस के थ्रू से पास होता है। ओके। फेज 1 में हम इनको एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं। जब ठीक उस है। पे इम्यून रिस्पॉन्स देखते हैं कि ये सेफ है और ये क्या इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है क्या बॉडी में, बिकॉज बाहर एक तरीके से वैक्सीन डेवलप करेंगे, मगर एक्चुअल जो किसी जानदार चीज के अंदर जब उसको डाला जाता है तो इम्यून सिस्टम उस पर कैसे रिएक्ट करता है वो देखा जाता है। हम्म। वंस ये जब एनिमल टेस्टिंग से पास होता है तो ये सेकेंड फेज में आता है। उसके बाद से ये कुछ लोगों में ह्यूमन ट्रायल्स में आ जाता है, मगर ज्यादा लोगों में नहीं दिया जाता है। कम तादाद में दिया जाता है। वहां हम्म। पे इसकी सेफ्टी देखी जाती है, उसकी डोजेज तय किए जाते हैं कि क्या डोज में दिया जाएगा और कितने डोजेस इसमें लगेंगे। वंस जब फेज 2 ट्रायल पास हो जाता है, तब इसको फेज 3 में आ जाता है। इसको ह्यूमन ट्रायल्स बोलते हैं। यहाँ पे हजारों की तादाद में ये जो वैक्सीन है, ये इसको इंजेक्ट किया जाता है। और इस वक्त हम देखे जाते हैं कि इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है, ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, मतलब जो इसका इफेक्ट ऑन द बॉडी है, ये कितने दिन तक रहेगा बॉडी में, ये हम्म। सेफ है, इसके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स क्या रहेंगे एंड लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या रहेंगे। ये हम्म। फेज 3 के बाद जब ये पास होता है, इसको तब उसके बाद एफडीए अप्रूवल मिलता है। और हम्म। ये उसके बाद तब जाके कंपनीज जो है, वेरियस कंपनीज इसको मास प्रोडक्शन में लाते हम्म। हैं। ऑन साइट इंस्पेक्शन होता है पूरे कंपनीज का कि, और फिर फंड्स रिलीज होते हैं, तब हम्म। जाके ये मार्केट में आती है। उसके बाद से एक और किस्म का ट्रायल रहता है जिसको हम फेज 4 ट्रायल बोलते हैं। जो वैक्सीन ऑलरेडी मास पब्लिक में आ चुकी होती है, तो ये रेस्पॉन्स जो है डॉक्टर से लिया जाता है और बाकी लोगों से लिया, देखते हैं कि कोई जैसे जर्नल्स में ये केस रिपोर्ट्स आते हैं कि हमने ये वैक्सीन दिया, तो कुछ वेरी रेयर साइड इफेक्ट्स अगर जो रिपोर्ट होते हैं, उसके बाद से ये ऑलमोस्ट ईयर्स लॉन्ग चलते रहता है। ये फेज हम्म। 4 जो है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमारे को वैक्सीन का बताता है। ठीक है। ये हिंदुस्तान की जो दो कंपनियां वैक्सीन तैयार कर रही हैं, जी। ये वैक्सीन कौन सा स्टेज पार कर चुका है, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज? एक तो थर्ड स्टेज में ऑलरेडी आ गए हैं, और सेकंड कुछ वैक्सीन जो है सेकंड स्टेज में भी है, कुछ ठीक। वैक्सीन जो है फेज 3 में भी आए हुए हैं, चल रहे हैं, फेज ठीक है। थ्री में है। ठीक है। तो आपके अंदाजे के मुताबिक अभी कितना अरसा लगेगा ये अवाम तक पहुंचने में?
एक्चुअली जो अभी लास्ट वीक जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया में ये परमिशन, इमरजेंसी परमिशन दी गई है कि इसका डेटा जितना भी हमारे को मालूम हुआ है उसके रिलेटेड जो है इसका परमिशन दिया है कि इसका मास प्रोडक्शन होना और ये मार्केट में आना, इसका परमिशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। क्योंकि जो भी हमारे को डेटा इतने शॉर्ट इंटरवल में पता चल गया है, इसको जो अप्रूवल दिया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ओनली दिया है। ये जो है इसको लेके ये फाइनल अप्रूवल नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। ये काइंड ऑफ अप्रूवल ऐसा रहता है कि मतलब अगर आपके पास आपको इमरजेंसी है तो आप ये वैक्सीन को लीजिए। ये साइंटिफिक कमिटी ने इसको इतना टाइम नहीं मिला है कि उसको हम देखा जाए कि इसकी शॉर्ट टर्म इफेक्ट कितने हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट कितने हैं। क्योंकि पैंडेमिक में या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसे काइंड ऑफ अप्रूवल दिए जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स देखे जाते हैं कि बेनिफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइड इफेक्ट, तब जाके इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसे अप्रूवल दिए जाते हैं। जी। तो ऐसा काइंड ऑफ अप्रूवल ये वैक्सीन को दिया गया है ठीक है। इन इंडिया। जैसे आप बता रही हैं कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जी तो जी। ये इमरजेंसी किस किस्म की है, जरा इस पर रोशनी डालिए। ये तो अभी तो सबको मालूम है, ये तो इमरजेंसी एक पूरे एक साल से ही पड़ी हुई है कि पैंडमिक जो है इसमें मिलियंस ऑफ डेथ्स हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये एक ऐसी पैंडमिक सिचुएशन इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी ओनली, जहां पे हम देखा जाता है कि हमारे को वैक्सीन की काफी जरूरत है। क्योंकि वैक्सीन होने से ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। हर्ड इम्यूनिटी मतलब कि हर कोई बंदा जब इम्यून हो जाएगा तो वो जो साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस है ये ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तभी ये एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होगा, तभी जाके हम पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें कि यूके में, यूएस में सेकेंड वेव भी आ चुका है, ये वेव टू वेव आते जा रहा है और बहुत सारी लाइव्स जो है हम खो चुके हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी ओनली जिसमें ये इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। ठीक है। तो अब ये जो दो वैक्सीन हैं इन्हें अप्रूवल भी दिया जा चुका है, अब सिर्फ मास रोल आउट के हुक्म का इंतज़ार है। जी जी तो जी। अब ये जब मास प्रोडक्शन तो हो रहा है, रोल आउट जब होगा तो सबसे पहले वैक्सीन लेने का किसका हक होगा? हक की बात यहाँ पे तो नहीं होगी। अभी जैसे हम हॉस्पिटल्स में जैसे हम काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये देखा गया है कि हमारे पास से ऑलरेडी डेटा चले गया है गवर्नमेंट के पास। हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से लोग आए, आके उन्होंने पूरा हमारे जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है, पूरे डॉक्टर्स नर्सेज जो भी पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आए हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लोग आए, उन हमारा रजिस्ट्रेशन मतलब हमारा आधार कार्ड और कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ उनके पास ऑलरेडी चले गया है। तो बेनिफिशियरीज यूजुअली फ्रंट लाइन वर्कर्स रहेंगे जो पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है हॉस्पिटल्स में खास तौर पे जो काम कर रहे हैं, वो पहले टारगेट रहेगा गवर्नमेंट का कि उनको हम सेव कर दे पहले। वो फर्स्ट हकदार की बात यहाँ पे तो हकदार की बात नहीं मैं बोल सकती हूँ कि ये जी। हर किसी का हक बनता है अपने आप को सेफ रखने का, बट पॉइंट यहाँ पे है जो ज्यादा रिस्क में रहेंगे उनको पहले वैक्सीन लेना चाहिए। जी, हकदार का लफ्ज़ मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है और ये पैंडमिक है और ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि बैक वक्त सबकी वैक्सीनेशन हो जाए। तो किसको सेव करना प्रायोरिटी में ज़्यादा ज़रूरी है, जी जी उस लिहाज से मैंने पूछा। जी जी वरना हक तो सबका है। हर जी इंसान की हर इंसान की जान की कीमत होती है और बिल्कुल। वो प्रेशियस होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बस बिल्कुल वैसा ही कोई भी वही। इंसान की जान बहुत मगर फ्रंट लाइन जो वर्कर्स होते हैं, एक आदमी बचेगा तो 1000 आदमी बचने के बराबर है। या जी बिल्कुल वैसा है कि हम इसको, गवर्नमेंट ने भी इसको कैटेगराइज किया है कि देखिए आपको कोई भी ये जो वैक्सीनेशन का जो आपको हक है ये आपको खुद डिसाइड करना है। आपको कोई भी आके फोर्सबली नहीं लेके जाएगा कि आपको चलो आपको वैक्सीनेट करेंगे, नहीं वैसा ठीक नहीं है। है। एक गवर्नमेंट की एक साइट रहेगी कोविन बोल के, जहाँ पे आपको खुद रजिस्टर करना है और जाके जब आपको देखा जाएगा कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप फर्स्ट कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी में, थर्ड, तब जाके आपको एक नंबर दिया जाएगा जो आपके पर्सनलाइज नंबर मोबाइल पे आएगा। जब आपके सेंटर पे आपको वो नंबर बता के ही आपको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। मगर एज पर नाउ सिचुएशन ऐसी है कि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग वो होंगे जो हाई रिस्क पीपल है। तो हाई ठीक। रिस्क लोग कौन से हैं, मैं जैसा बताई कि फ्रंट लाइन वर्कर्स रहेंगे जो पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आते हैं, डॉक्टर्स ठीक है। नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ लैब टेक्नीशियंस या कोई भी ऐसा हॉस्पिटल में जो डायरेक्ट पेशेंट के साथ कांटेक्ट
इम्पैक्ट में आने के चांसेस है। सेकेंड कैटेगरी हाई रिस्क में ये रहेगी जो कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस उनमें है, वो लोग हाई रिस्क लोग हैं, जैसे उनमें क्रॉनिक डिजीजेस है, जैसे उनके लंग डिजीजेस है या लिवर डिजीजेस है, हार्ट डिजीजेस है, किसी को डायबिटीज, सीवियर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन या ऐसे कोई भी जो मैलिग्नेंसी है, इम्यूनोसप्रेस्ड लोग जो हैं, ये हाई रिस्क पेशेंट्स रहते हैं, इनमें भी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। थर्ड चीज इसमें रहेगा एज। अगर आपकी एज 60 से अबव है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों को आपको ज्यादा चांसेस देगा, ऐसे लोग प्रेफर किए जाएंगे फर्स्ट स्लॉट में वैक्सीनेशन देने के लिए। ठीक है, ये तो हुआ गवर्नमेंट की तरफ से प्रेफरेंस का। जी अब अवेलेबल तो सबके लिए है, अब एक बंदे को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि उससे वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं? जी, तो जैसे कि मैं बताई कि ये सेल्फ डिसीजन है, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका जो आपको ये वैक्सीनेशन लेना है या नहीं लेना है। वैक्सीनेशन तो आ गया है, इमरजेंसी अप्रूवल पे आ गया है। नाउ ईच पर्सन हैज टू डिसाइड कि मेरे को ये, मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, लो रिस्क में कि हाई रिस्क में। हाई रिस्क वही रहेगा जो मैं अभी बताई हूँ। लो रिस्क में है अगर आप जवान है, आपकी एज फैक्टर नहीं है और आप घर पे महदूद है, आप अपने घर में ही रह रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे हैं, या बहुत सारे लोग डर के भी लोग बाहर नहीं जा रहे। मैं बहुत सारे ऐसे लोग जो है जो लास्ट 7-8 महीने से बहुत मिनिमम से मिनिमम बाहर निकले हैं, तो अपने आप को, या ऐसे लोग जो रिलीजियसली प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हैंड हाइजीन का, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क पहनने का। ये तीन चीजें जो हैं, ये अगर वैक्सीन हम बताएंगे कि एफिकेशियस, जो उसकी एफिशिएंसी है 95% है, मगर ये तीन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क, ये आपको अगर आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो 100%, नियरली 100% प्रोटेक्शन आपको देता है कोविड इन्फेक्शन से। तो ये अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आप घर पे रह रहे हैं, एज फैक्टर नहीं है, तो आप लो रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो जैसे कि बहुत लोगों का एप्रीहेंशन इस वक्त है कि पता नहीं ये सेफ है कि नहीं है, तो आप इस कैटेगरी में फॉल करें तो फर्दर आप 2-3 महीने तक अपने आप को फिर से स्टे बैक कर सकते हैं। जब इसका डेटा, कोविड वैक्सीन का सेफ्टी डेटा एंड एफिशिएंसी डेटा ज्यादा आएगा मीडिया में, जब आप इत्मीनान हो जाएगा आपको कि ये सेफ है आपके लिए, तब जाके आप वैक्सीनेशन का डिसीजन ले सकते हैं। मगर हाई रिस्क ग्रुप ठीक को तो डेफिनेटली लेना चाहिए। ठीक है, आपने साइड इफेक्ट्स की बात की और वेदर इट इज़ सेफ और नॉट, तो इस बारे में कुछ आपको मालूमात हासिल हुई कि वैक्सीन देने पर, कोविड का वैक्सीन देने पर किसी को नुकसान हुआ है? देखिए, मैं बताऊंगी, सिंस वी आर रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, हम मेडिसिन जब से पढ़ते आ रहे हैं तब से मेडिसिन की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। हम्म। अगर हम खाना भी ज्यादा खाएंगे तो वो भी हमारे लिए साइड इफेक्ट करता है, ओबेसिटी कॉज करता है, वो भी हमारे लिए मुफीद नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वैसे ही मेडिसिन में चाहे आप छोटी, कोई भी छोटी दवाई लें, अगर पैरास्टामोल, हम ऐसे यूजुअली ना, आजकल तो लोग कैंडीज की तरह पैरास्टामोल खा रहे, पेन किलर्स खा रहे, अगर लोगों को, कॉमन लोगों को मालूम हो जाएगा कि उनके कितने साइड इफेक्ट्स है जो हमने फार्माकोलॉजी में पढ़े हैं, तो कोई भी नहीं खाए शायद, पेन किलर्स कोई भी नहीं खाए। एंटीबायोटिक्स जो बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, यहाँ इंडिया में ओवर द काउंटर सेल होती है उस चीज की। अगर उन कॉमन मैन को पता चलेगा कि उससे भी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं एंड इट कैन लीड यू टू आईसीयू एंड इट कैन बी फेटल फॉर यू, आपकी ऐसी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, तो कोई भी शख्स खुद से एंटीबायोटिक खाने का शायद उतना मादा नहीं रखेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कोई भी चीज इन मेडिसिन इज ऑलवेज हैविंग अ साइड इफेक्ट। अगर आप फार्माकोलॉजी की बुक खोलेंगे तो बराबर हर मेडिसिन में साइड इफेक्ट रहता है। रही बात वैक्सीन की, वैक्सीन जो हम, पोलियो वैक्सीन जो है, जो हम अपने छोटे बच्चे को, नए पैदा हुए बच्चे को हम फर्स्ट पोलियो देते हैं, डीपीटी देते हैं, एमएमआर देते हैं, ये सारे वैक्सीन जो हैं, इन सब वैक्सीन जब ये डेवलप हुए तो इन सब वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन तब भी जाके हम अपने छोटे से बच्चे को लेके जाते हैं और जाके वो वैक्सीन देते हैं, क्योंकि हमारा डॉक्टर जब उसको प्रेस्क्राइब करता है, चाहे मेडिसिन हो या वैक्सीन को, उसको मालूम है इसके ये साइड, कॉमन मैन को शायद नहीं मालूम होगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, मगर डॉक्टर को बराबर मालूम है कि इसकी क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है। फिर भी वो अपने पेशेंट को ये वैक्सीन प्रेस्क्राइब करते हैं या मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, ये सोच के कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो
ओवरवेट करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स को। तो ठीक। हमारे को ये, मगर उन वैक्सीन को तब इतना मीडिया ने हाइप नहीं दिया कि उसके छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स को हमारे को मीडिया में मालूम नहीं हुआ। आज हम्म, कोविड के हर छोटे साइड इफेक्ट को हमारे को मीडिया की वजह से ज्यादा मालूम हो रहे हैं, इसलिए लोग पैनिक हो रहे हैं, एप्रीहेंसिव हो रहे हैं, इसलिए उनमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रहा है। जी। जब आपने बात की है साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, अब तक के जो वैक्सीन का जो नॉर्म बन चुका है, जैसे पोलियो वैक्सीन है और डीपीटी है, तो ये सारे वैक्सीन जो बच्चों को दिए जाते हैं, एक बाकायदा पोस्ट नेटल केयर का जो जी जी शुरू का अरसा होता है, उसमें कई वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो जी। आप तो बता रही हैं कि हर चीज़ में साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। ये वैक्सीनों में कोई ऐसा वैक्सीन है जिसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो और उसके इंसान की ज़िंदगी को अल्टर कर देता हो? मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप पैरास्टामोल भी बहुत रेगुलरली खा रहे हैं ना, उसकी भी किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। ओहो। तो वो ऐसा, अगर हम पैरास्टामोल रेगुलरली खा रहे हैं, पेन किलर्स रेगुलरली खा रहे हैं, तो उससे भी किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, लिवर ठीक। टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं। तो हर वैक्सीन का रेयर टू रेयर कॉम्प्लिकेशन रहता है, जो लाखों करोड़ों में एक किसी बच्चे को हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई सेफ है। अल्लाह ना करे किसी भी बच्चे को वैसा कोई रिएक्शन ऐसा हो सकता है, करोड़ों में, मिलियंस में एक में हो सकता है, जिससे उसमें जैसे कि पोलियो वैक्सीन में हम देखते हैं एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो वैसा ये इससे पहले एक पोलियो वैक्सीन का एक ड्राइव भी हुआ था कि इंडिया को पोलियो फ्री हम करार दिए गए हैं, इंडिया में पोलियो नहीं है। तो इनएक्टिवेटेड स्ट्रेन उसमें यूज किए जाते हैं। तो सडनली एक न्यूज फैली थी कि पोलियो वैक्सीन की वजह से बच्चों को ये तो हम स्टॉप कर दिए थे ये करना। तो ऐसे न्यूज जो है ना, मतलब किसी से भी कोई भी चीज के रेयर साइड इफेक्ट्स तो रहते ही हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। ऐसा कोई भी मेडिसिन वैक्सीन नहीं है कि जैसे, मगर वो बहुत ज्यादा रेयर रहते हैं। वो हमारे को वो सोच के उसके बेनिफिट्स को छोड़ने की नहीं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर, कोविड वैक्सीन जो होगा mRNA बेस्ड है या फिर क्या है? डिफरेंट वैक्सीन डिफरेंट तरीकों के हैं, इसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी है, एमआरएनए वैक्सीन भी है। जैसे एमआरएनए वैक्सीन ये बता रहे हैं कि जो भी है ये ऐसा लोगों को दिख रहा है कि ये एक जेनेटिक कोड वायरस मैं उसी सवाल पे आ रहा था जी। वायरस का लिया हुआ है, और वो हमारी बॉडी में जाएगा तो उसकी वजह से वो हम कुछ जेनेटिक चेंजेस हो सकती है हमारे। हम्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो इतने सारे एमआरएनए वैक्सीन है, तो फिर आज तक तो इंसान का जेनेटिक कोड ही चेंज हो गया होना चाहिए था। ऐसा नहीं हम्म, होता है। अगर ऐसा होता तो फिर इसका इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज का भी परमिशन नहीं मिलता था। ये हम्म, एक ऐसी चीज है, सोचिए कि हम किसी को मेल भिजा रहे हैं, एक मेल है, आप एक एनवलप में डाल के उसको भिजा दे रहे हैं, वो एक वहां पे जब पहुंचेगा, उस मेल का काम सिर्फ इतना है कि वहां पे मैसेज डिलीवर कर देना है। मैसेज जब डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद से जो ये है, ये हमारी बॉडी, जब हमारी एंटीबॉडीज उस जेनेटिक कोड के अगेंस्ट डेवलप हो जाएंगी, ये हम्म, जेनेटिक कोड जो है ये बॉडी से निकल जाएगा। ये बार बार वैसा नहीं रहेगा कि ये हम्म, सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है बॉडी में कि ताकि इसके अगेंस्ट हमारे को एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए बॉडी में। ठीक इसका है, और कोई फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है। आ, मेरे ख्याल से ये गुफ्तगू इस वक्त हम यहीं पर रोकेंगे। एक और टॉपिक, हॉट टॉपिक बना हुआ है, बर्ड फ्लू फिर से जो है केरला में मेरे ख्याल से फैला हुआ है। तो जी, 4-5 स्टेट्स में फैला हुआ है। हाँ, 4-5 स्टेट में, जिसमें केरला, साउथ इंडिया में जी केरला भी सर। शामिल है, क्योंकि जी जी। तेलंगाना से बिल्कुल करीब है। इसीलिए क्या तेलंगाना वालों को इस बारे में इससे खौफ खाना चाहिए या इत्मीनान रखना चाहिए? अ, खौफ या इत्मीनान, यहाँ पे बात यह है कि केरला में तो आ चुका है काफी बर्ड एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस स्ट्रेन है H5N8। जो इससे क्या है, इसमें ये माइग्रेटरी बर्ड से आता है। ये जब विंटर में जो बर्ड्स रहते हैं ये माइग्रेट करते हैं, उसकी वजह से होते हैं। तो बर्ड्स में इंटर बर्ड्स ये फैलता है। ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत कम देखा गया है। जो मगर फोमाइट से, मतलब अगर वो वायरस किसी चीज पे लगा है, उसकी वजह से हम उसको ह्यूमन हैंडलिंग जब होगी, उससे हमारे को होगा या नहीं होगा, ये अभी तक इतना क्लियर प्रॉपरली इसकी गाइडेंस नहीं दी गई है। तो हमारे हम्म, को बिल्कुल एहतियात बरतने की इसमें जरूरत है।
तो इस चीज को लेके हमको हैबत तो नहीं खानी है, क्योंकि पोल्ट्री खाने से या उसका ये, और बॉर्डर्स पे भी इसका अच्छा चेक किया गया है कि उसका कलिंग ऑफ द बर्ड्स कर दिए गए हैं, जो केरला में देखा गया है कि कितने सारे बर्ड्स को है, तो कलिंग हो चुकी है इसमें, और बॉर्डर्स पे भी चेक हो चुका है, चेक हो रहा है इनफैक्ट कि क्या कितना इसका एंट्री यहाँ पे आएगा। हमको एहतियात इतना ही करना है कि जो भी हम पोल्ट्री है उसको अच्छी तरह से प्रॉपरली कुक करके खाए, एग्स जो है अच्छे से बॉईल करके फ्राई करके खाए। दिस ट्रांसमिशन मोस्टली ह्यूमंस में थ्रू ओरल, फीको ओरल रूट नहीं देखा गया है। ठीक है। आमतौर पर जब जब भी बर्ड फ्लू फैलता है, लोग बर्ड्स जैसे कि आपने बताया कि पोल्ट्री खाना छोड़ देते हैं, हाँ। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? पोल्ट्री वालों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। वो 100-200 रुपये में बिकने वाले चिकन को 20 रुपये में बेचना शुरू कर देते हैं, ताकि लोग इसे बेझिझक खाएं और ये जान लें कि इससे कुछ नहीं होगा। कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब ये चेक हो रहा है बॉर्डर्स पे ही कि ये कितना होता है, और जब ये विद इन, जब स्टेट आ जाएगा तो पहले ही बर्ड्स खुद इतने बीमार हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, और उस पे तो बॉर्डर्स पे चेक भी हो चुका है। एहतियात हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो पोल्ट्री जो डीलर्स है, मतलब उनको हो सकता है विद, बिकॉज फोमाइट्स के थ्रू से ये ट्रांसफर होता हो सकता है फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमन, उनको एहतियात करने की जरूरत है। उनका प्रॉपरली अपना हैंड वॉश करना, मास्क पहनना, प्रॉपर पीपी पहनना, जो खास तौर पे पोल्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनको जरा ज्यादा एहतियात लेने की जरूरत है। रिलेटेड टू पोल्ट्री, हम खाने में ये फीको ओरल रूट से नहीं ट्रांसफर होता है एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ठीक है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गुफ्तगू फायदेमंद होगी सबके लिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर आरसी बिलोरिया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट। ये हमें कोविड-19 के वैक्सीन के ताल्लुक से बता रही थी। ये बता रही थी कि यूँ तो हर वैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मगर इतने घातक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते कि जिससे कि हमें डरने की ज़रूरत है। अगर बिल्कुल। अगर फेटल हो या लाइफ अल्टरिंग हो या जीन सीक्वेंस अल्टरिंग का चांसेस है, तो ये अप्रूवल ही नहीं मिलता इन्हें। तो बहरहाल फिर इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि अभी मास प्रोडक्शन के लिए टाइम होगा, तो सबसे पहले जो है, जो हाई रिस्क ग्रुप है उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद फिर जनरल पॉपुलेशन भी ले सकता है। जनरल पॉपुलेशन को ये सोचना चाहिए कि वो अगर रिस्क फैक्टर से परे हैं तो कुछ वक्त इंतज़ार कर लें, ताकि और डेटा हासिल हो जाएगा और उसकी सेफ्टी की पक्की गारंटी हो जाएगी। उसके बाद फिर हर कोई वैक्सीन ले सकता है। ठीक उसी तरह हमने बर्ड फ्लू के ताल्लुक से भी गुफ्तगू की। मोहतरमा ने बताया कि बर्ड फ्लू इंसानों में नहीं फैलता है, अब तक के इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और फिर बर्ड फ्लू अभी तेलंगाना में आया भी नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन हो रहे हैं, तो पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बर्ड फ्लू आ भी जाता है तो पोल्ट्री खाना ना छोड़ें, क्योंकि अगर अच्छी तरीके से कुक किया हुआ हो तो जरासीम मर जाते हैं और वो जर्म्स जो है इंसानों में दाखिल नहीं होते हैं। ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।